हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे आरएनए क्या होता है एंड आरएनए का स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे आरएनए क्या होता है। आरएनए का जो फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनमें राइबोस शुगर पाया जाता है, इसलिए इसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यह आरएनए जो है वह पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि यह जो अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और यह पॉलीमर्स कहलाता है क्योंकि यह अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे राइबोस शुगर। राइबोस शुगर क्या होता है। राइबोस शुगर पेंटोस शुगर होता है जो कि आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में जो पेंटोस शुगर है उनमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है और आरएनए में हम देखेंगे तो इनमें राइबोस शुगर पाया जाता है। यह पॉलीमर्स होता है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। इनका जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है वह डीएनए के समान ही होता है। इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनी बेसेस जुड़ी हुई होती हैं पेंटोस शुगर से। और इनमें डिफरेंस बस इतना है कि इनमें जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उनके स्थान पर राइबोस शुगर पाया जाता है। यह जो आरएनए होता है वह 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। जो आरएनए होता है वह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एवं वायरसेस में यह प्रेजेंट होता है। वायरस में यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, उनमें आरएनए जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आरएनए होती है उनमें नाइट्रोजनी बेसिस कौन कौन सी होती हैं जो कि राइबोस शुगर से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है एवं यूरेसिल होता है। डीएनए में हमने देखा था कि इनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन होता है, लेकिन आरएनए के केस में हम देखेंगे कि जो इनमें नाइट्रोजनी बेसिस होती है उनमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है और जो एडेनिन होता है वह यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जो साइटोसिन होता है वह ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यह सभी जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है वह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जो राइबोस शुगर होती है उनके साथ जुड़ी हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यह आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में हमने देखा कि जो डीएनए होता था वह डबल स्टैंडर्ड था और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इनके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो रियो वायरस है, वॉन्ड ट्यूमर वायरसेस हैं, इनमें यह जो आरएनए होता है वह डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड कार्बन पोजीशन फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो आरएनए में जो राइबोस शुगर होता है उनमें हम देखते हैं कि जो उनके सेकेंड कार्बन पोजीशन पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसके थर्ड कार्बन पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वह बॉन्ड बनाकर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो राइबोस शुगर होता है उसका सेकेंड कार्बन पोजीशन जो होती है उसमें भी एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो इस कारण यह आरएनए जो होता है वह अनस्टेबल होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो आरएनए होता है वह जो वायरसेस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में यह प्रेजेंट होता है और यह जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें यह डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए के बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा इनमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। हम देखते हैं कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के बाद जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आरएनए होता है उसे हम एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि जो आरएनए होता है वह बॉडी में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन प्रोसेस में यह आरएनए हेल्प करता है, इसलिए इसे हम एंजाइम भी कहते हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हम देखते हैं कि जो सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो डीएनए होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बनता है
और mRNA में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनके द्वारा ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो हम देखते हैं कि जो RNA होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो RNA है वह कितने टाइप्स के हैं। RNA के टाइप्स हम देखेंगे तो जो RNA होता है वह 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है जेनेटिक और सेकंड होता है नॉन जेनेटिक। जेनेटिक RNA वह होता है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है और नॉन जेनेटिक RNA वह होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जेनेटिक में टोबैको मोज़ेक वायरस में जो RNA पाया जाता है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है, तो इसे हम जेनेटिक RNA कहेंगे। और जो नॉन जेनेटिक RNA जैसे mRNA, tRNA, rRNA, ये सब नॉन जेनेटिक RNA के अंतर्गत आएंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उनमें इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हम मेनली देखेंगे तो 3 प्रकार के RNA होते हैं। फर्स्ट होता है मैसेंजर RNA, सेकेंड होता है ट्रांसफर RNA एंड थर्ड होता है राइबोसोमल RNA। फर्स्ट है मैसेंजर RNA जिसे mRNA भी कहते हैं। यह जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उस समय यह DNA टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा mRNA बनता है। इसमें जेनेटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कोड के रूप में mRNA में होती है। इनमें ट्रिपलेट कोडॉन्स के रूप में जो इंफॉर्मेशन होती है वह mRNA में होती है। इसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा इनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेकेंड हम देखते हैं ट्रांसफर RNA। यह भी जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनमें इन्वॉल्व होता है। यह ट्रांसफर RNA जो होता है वह mRNA में जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें रीड करने का काम करती है। यह साइटोप्लाज्म में होता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। थर्ड हम देखते हैं राइबोसोमल RNA। यह भी प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उनमें यह इन्वॉल्व होती है, जिसके इन तीनों RNA के द्वारा जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह होती है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अदर RNA भी होते हैं जैसे स्मॉल न्यूक्लियर RNA जिसे snRNA भी कहते हैं। इसके बाद सेकेंड होता है माइक्रो RNA, थर्ड होता है स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, इसे siRNA कहते हैं एंड फोर्थ है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, इसे hnRNA भी कहते हैं। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA क्या होता है? जब DNA से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसे हम hnRNA कहते हैं या प्री mRNA कहते हैं। यह इमेच्योर होता है। इसमें फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशंस की प्रोसेस होती है उसके बाद यह मैच्योर mRNA में बनता है। यह mRNA में बनेगा जिसके बाद जो mRNA होता है वह साइटोप्लाज्म में आ जाता है और यहाँ से फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हम RNA के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो इनमें 4 नाइट्रोजनी बेसेस होती है। फर्स्ट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इनमें यह साइटोसिन का स्ट्रक्चर होता है जिनमें जो इस वाली जो पोजीशन है यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है जो राइबोस शुगर से जाकर बॉन्ड बनाता है। इसके बाद हम सेकेंड देखते हैं यूरेसिल। इसमें भी यह पोजीशन पर जो H जुड़ा हुआ है यहाँ से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा जो राइबोस शुगर के साथ जाकर जुड़ जाएगा। इसके बाद थर्ड होता है ग्वानिन जो 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। इनमें जो नाइट्रोजन की इस वाले पोजीशन पर जाकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और शुगर के साथ यह जुड़ता है। इसी प्रकार एडेनिन में हम देखते हैं तो एडेनिन भी 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। यह इसमें भी जो यह वाली पोजीशन होती है यहाँ पर आकर जो शुगर होती है वह आकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी DNA के समान ही होता है, बस इसमें हम यह देखते हैं कि जो थायमिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। RNA का जो स्ट्रक्चर है वह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इनमें इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह लगे हुए होते हैं। इसे शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। इनमें शुगर फॉस्फेट और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। हम आगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। टाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह DNA के समान ही होता है। यहाँ पे जो DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर राइबोस शुगर वह प्रेजेंट होता है। इस राइबोस शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इनमें नाइट्रोजनी बेसेस जुड़े हुए
होते हैं। यह नाइट्रोजनी बेसिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा इस आरएनए से जुड़े हुए होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट कार्बन होता है, सेकेंड कार्बन या थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड 5। जो फिफ्थ कार्बन होता है वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और जो थर्ड कार्बन होता है वहाँ पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो फॉस्फेट होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से इनमें 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं, इन्हें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इनमें जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जो फर्स्ट कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। राइबोस शुगर में हम देखते हैं कि जो इनमें जो सेकेंड कार्बन पोजिशन होता है उनमें एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यह एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जिन्हें फॉस्फेट समूह होती है, पर राइबोस शुगर होती है एंड नाइट्रोजनी बेसिस होती है। इनमें जो राइबोस शुगर होते हैं उनके साथ एडेनिन जुड़ा हुआ हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है एंड साइटोसिन हो सकता है, जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा इस राइबोज के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि इस वाले जो थर्ड वाले कार्बन पोजीशन पर जो OH होता है, तो यहाँ से यह O दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड और 3 न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह जुड़ते जाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और यह जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है जिनमें जो नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं वह इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ग्वानिन हो गया, यूरेसिल हो गया, एडेनिन हो गया, यूरेसिल हो गया एंड ग्वानिन। इसमें हम देखते हैं कि यह एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है और एक सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, इसी तरीके से थर्ड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। तो आरएनए जो होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें एक से अधिक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आरएनए का फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए के क्या क्या कार्य हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। जो डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए यह एक सुविधा देता है, यानी कि जो डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसके बाद ही प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो यदि डीएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनमें एमआरएनए के द्वारा ही होती है। सेकेंड हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एडेप्टर मॉलिक्यूल। यह जो आरएनए होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में एडेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में कार्य करता है। थर्ड हम देखते हैं सर्व्स एज ए मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड द राइबोसोम। यह एक जो आरएनए होता है वह मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। हम देखते हैं कि जो डीएनए में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होती हैं, यह जो कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होती हैं वह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए में आती है और एमआरएनए में यह ट्रिपलेट कोडॉन्स के रूप में होती हैं। और जब यह एमआरएनए जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए होता है वह जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो यह जो इंफॉर्मेशन होती है उसके द्वारा ही इनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इनमें मैसेंजर जो आरएनए होता है उनमें ये कोडॉन्स होती है कि कौन सा प्रोटीन्स बनाना है। तो इस प्रकार यह जो आरएनए होता है वह मैसेंजर के रूप में कार्य करता है और डीएनए से राइबोसोम तक यह उस मैसेज को पहुंचाने का काम करता है, जिससे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होती हैं उन्हीं के आधार पर फिर प्रोटीन का आगे सिंथेसिस होता है। और आरएनए एक बीच में मैसेंजर होता है जो उस मैसेज को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसके बाद हम देखते हैं दे आर कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। जो आरएनए होता है यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरीज करता है या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आरएनए होता है उसके द्वारा ही जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वह अच्छे से होती है। यह इसमें हमने देखा कि जो आरएनए था उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है एंड उसके फंक्शंस क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है एंड राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।